सोलो लेवलिंग के सीजन 2 एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस्टर गो उन जिनू से मिलते हैं और वो उसे कहते हैं कि वो जिनू को नया करियर देंगे। आगे वो कहते हैं कि हंटर्स हमारे शहर को मैजिक पीस से प्रोटेक्ट करते हैं, ये काम गवर्नमेंट नहीं करती। हंटर्स हमारे देश के बैकबोन है और जो उन्हें संभालती है और कंट्रोल करती है वो है हंटर एसोसिएशन। मैं तुम्हें हम में से एक बनाना चाहता हूँ। जिनू समझ जाता है कि गोगुन उसे पावर दे रहे हैं। जिनू उनसे पूछता है कि आप मुझे रिक्रूट करने के लिए इतना आगे क्यों जा रहे हो। मिस्टर गो उसे कहते हैं कि तुम्हें 5 बड़े गिल्ड के बारे में तो पता ही होगा। अभी सारे गिल्ड ने उनकी पावर्स को बैलेंस करके रखा है। अगर तुम उनमें से एक भी गिल्ड को ज्वाइन करते हो तो पावर का संतुलन बिगड़ जाएगा। गवर्नमेंट अथॉरिटी अकेले हंटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती और वो रूल्स को भी नहीं तोड़ सकती, इसीलिए तो एसोसिएशन को बनाया गया था। जिन्हों मिस्टर गो की बातों को समझ जाता है। वो मन में कहता है कि इस दुनिया में मैजिक बिस्ट ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर भी हंटर के बराबर है। मिस्टर गो जिनू से कहते हैं कि तो बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। जिनू सोचने लगता है ये कोई बैड ऑफर तो नहीं है। मिस्टर गो की सपोर्ट से कोई भी नॉर्मल इंसान बहुत ही आसानी से सक्सेस हो सकता है। इनका प्रभाव सिर्फ एसोसिएशन तक नहीं बल्कि नेशनल असेंबली, गवर्नमेंट और प्रेस तक है। ये कोई मामूली इंसान नहीं है और ये काफी स्किल्ड भी है। मैं उनके सामने खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि मैं उनके लेवल का ही हूँ या शायद उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं। ऐसा मौका मिलना आसान नहीं है। मिस्टर गो भी मन में सोच रहे थे हंटर्स एसोसिएशन की बाकी मेजर गिल्ड से बिल्कुल अलग है। बाकियों के लिए वो अपोजिट जैसा है। इस देश को एसोसिएशन की जरूरत है। मेरी जिंदगी अब ज्यादा नहीं, मुझे एक सक्सेसर चाहिए। लेकिन जिनू उनको इनकार कर देता है और ये सुनकर मिस्टर को काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि जिनू को सिर्फ पैसे चाहिए, पर जिनू उनको कहता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस्टर को फिर से हैरान हो जाते हैं। वो जिनू से कहते हैं कि तुम मैजिक बीस्ट के खिलाफ लड़ना चाहते हो। जिनू कहता है हाँ। वो मन में कहता है कि एसोसिएशन भी डंजन पे रेड करते हैं और वो ज्यादातर DIE रैंक के, वो भी जब दूसरे गिल्ड दिक्कत ना दे। अगर मैं एसोसिएशन को ज्वाइन करूंगा तो मैं अपना लेवल अप नहीं कर पाऊंगा। वो मिस्टर गो से कहता है कि मैं सिर्फ डंजन के लिए बना हूँ। ये सुन के मिस्टर गो एक बार फिर हैरान हो जाते हैं। वो मन में कह रहे थे कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। उसकी आंखें वो सीरियस है। इसकी वजह से मिस्टर गो का दिल काफी ज्यादा जोर से धड़कने लगता है। वो मन में कह रहे थे कि मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मैंने ऐसा कब फील किया था। आगे जिनू ने कहता है कि मेरी छोटी बहन घर पर अकेली है, मुझे अभी जाना चाहिए। मिस्टर गो से कहते हैं कि अपना समय देने के लिए थैंक यू। जाते हुए जिनू जिंचू से कहता है कि आपकी परखने की क्षमता बहुत ही अच्छी है। वो मैं नहीं था जिसने डबल डंजन के अंदर उस बिस्ट को हराया था। ये सुन के जिंचुल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो मन में कह रहा होता है कि तो आखिर ये किया किसने। आगे मिस्टर गो जिंचुल से कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो याद ही है जब हीलिंग मैजिक और हीलर्स को पहली बार खोजा गया था। मुझे लगा था कि मैं इस बुरे शरीर को फिर से जवान बना सकता हूँ, पर ये एक निराशाजनक आशा थी। सबसे स्ट्रॉन्ग हीलिंग स्पेल भी उम्र को रिवर्स नहीं कर सकता। मेजर गिल्ड नए हंटर्स को भर्ती करते रहेंगे। वो पहले से ही देश की मिलिट्री की तरह स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई दूसरी एसोसिएशन की पावर कम हो गई तो वो उनको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जिनचुल कहता है कि पर आप तो एसोसिएशन के लीडर है। मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे पावर में रहना चाहिए ताकि मैं एसोसिएशन को ठीक से रख पाऊँ, पर मुझे लगता है कि मैं गलत था। मिस्टर गो जिनू के शब्दों को याद करते हुए मन में सोच रहे थे कि हंटर्स को डंजन के लिए ही होना चाहिए। फिर हमें डोंगसू और संगवॉन की फाइट को दिखाते हैं जहाँ पे संगवॉन ने उसे एक ही पंच में काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था। फिर हमें डोंगसू को दिखाते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो जग जाता है और कहता है कि ये सपना नहीं था। वहाँ पे डिप्यूटी डायरेक्टर उससे मिलने आया था। डोंगसू उनसे कहता है कि आप मेरे जैसे लूजर से मिलने क्यों आए हो। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ के निकल जाओ। डिप्यूटी डायरेक्टर डोंगसू से कहता है कि मुझे अकेले में कुछ पूछना है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि संगवॉन एक बिस्ट था। डोंगसू उनसे कहता है कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने किसी इंसान पर अटैक किया है। डिप्यूटी डायरेक्टर उस दिन क्या हुआ उसका फुटेज उसे दिखाते हैं जिसमें संगवॉन कुछ हंटर्स को बचा रहे होते हैं। डिप्यूटी डायरेक्टर डोंगसू को कहते हैं कि मैंने आज तक ऐसा बिस्ट नहीं देखा जो ह्यूमंस को बचाने की कोशिश करता है। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये ह्यूमन बिस्ट है। डोंगसू कहता है कि तो क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान गेट से इस तरह से बाहर आया हो। इसमें सोचने वाली कोई भी बात नहीं है कि वो बिस्ट है। डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, जब तुम ठीक हो जाओगे तो ब्यूरो में रुक जाना, उधर तुम्हें कुछ फॉर्म भरना है। डोंगसू उनसे पूछता है कि संगवॉन का क्या हुआ। डेप्यूटी डायरेक्टर कहते हैं कि फाइट के बाद वो गायब हो गया। ब्यूरो वाले उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें नहीं लगता कि हम उस बिस्ट को पकड़ सकते हैं जो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसने तुमको हराया। ये सुन के डोंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरी अपमानजनक
अचानक हारती। फिर हमें दिखाते है कि संगवॉन डोंगसू को चेतावनी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर तुमने कोरिया में कदम भी रखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं अपने बेटे जिनू के खातिर नहीं कह रहा हूँ, ये मैं तुम्हारी खातिर कह रहा हूँ। अगर तुम मेरी बातों को अनदेखा करोगे तो तुम्हें मरने के बाद भी शांति नसीब नहीं होने दूंगा। लेकिन डोंगसू गुस्से में कह रहा होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की। मुझे पहले से ही पता है कि वो कहाँ जाने वाला है, लेकिन उसका पीछा करने से पहले मुझे कुछ चाहिए होगा। मुझे सबसे पहले गिल्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं कुछ आर्टिफैक्ट्स ले लूं। उसके बाद मुझे उसका पीछा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंगसू अचानक से रेज में आ जाता है और कहता है कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा सबसे पहले मैं उसे खत्म करूंगा। आगे हमें हंटर ऑक्शन मार्केट को दिखाते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट है जहाँ डंजन के अंदर मिले हुए आइटम्स को दूसरे हंटर को सेल कर देते हैं या फिर ऑक्शन के लिए रख देते हैं। कोरिया के 1000 से भी ज्यादा हंटर्स अपने आइटम को इधर ट्रेड या सेल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हंटर्स के काफी ज्यादा काम आते हैं, यहाँ तक कि वो डंजन में जान तक बचा लेते हैं। डी या ई रैंक के हंटर्स ज्यादातर कुछ खरीद नहीं पाते क्योंकि वो हायर हंटर्स की तरह ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। अगर वो रेगुलर स्ट्राइक स्क्वाड के साथ डंजन में जाते हैं तो उन्हें जो इक्विपमेंट चाहिए वो उनको चलाने का मौका मिल जाता है। जिन्हों वो कंप्यूटर पे हथियार ढूंढ रहा था, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे थे। वो कह रहा था कि मुझे तो लगता था कि मैंने अपनी अच्छी खासी सेविंग कर ली है, मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें अफोर्ड कर पाऊंगा। फिर जिन्हों सोच रहा था कि डंजन के अपर वाले लेवल पे पक्का ऐसे डीमंस मिलेंगे जो फायर का यूज करते हैं, साथ ही उधर हर जगह पे आग भरी होगी, तो उससे बचने के लिए ही जिन्हों को कुछ आर्टिफैक्ट्स चाहिए। जिन्हों कहता है कि क्या मुझे शॉप से कुछ लेना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे काम आए। अब जो आर्टिफैक्ट्स मुझे चाहिए उसे पाने का एक ही तरीका है, मुझे ऑर्ब ऑफ एवरेस्ट को बेचना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ जो मेरे पास ऐसा कुछ है जो सेल करने के लिए ठीक है। बेस्ट आर्टिफैक्ट्स भी तुम्हारी स्ट्रेंथ को 20 या 30 से बढ़ाती है, पर ये ऑर्ब तो मैजिक को डबल कर देता है। मुझे यकीन है कि ये अच्छे दाम में बिकेगा। फिर जिन्हों मन में कहता है कि मुझे ये ब्लैक मार्केट में रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये इलीगल आइटम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे बताना पड़ेगा कि ये मेरे पास कैसे आए। जब लोग देखेंगे कि एक ई रैंक के हंटर के पास इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट्स है जो कहीं नहीं मिलता, तो पक्का वो बातें करेंगे। और मेरा एस रैंक का लाइसेंस आने में अभी भी थोड़ा सा टाइम बाकी है। अगर मेरे पास ए रैंक के गेट में जाने का कोई रिकॉर्ड होता तो इससे मेरे ऊपर का थोड़ा सा शक कम हो जाता, पर अभी भी मैं एक ई रैंक का ही हंटर हूँ, तो कोई भी मुझे हाई रैंक की रेड में नहीं देगा। तभी जिन्हों देखता है कि कोई लो रैंक के हंटर के लिए देख रहा है। आगे हम देखते हैं कि जिनचुल मिस्टर बो को जिन्हों की फाइल देता है। उसकी फोटो देख के मिस्टर बो कहते हैं कि क्या ये इसकी फोटो 4 साल पहले की है। जिनचुल बताता है कि समझुनों को ई रैंक के हंटर्स में सबसे कमजोर हंटर माना जाता था। इस फाइल में उसके 4 साल के हंटिंग रिकॉर्ड है। मिस्टर बो उस फाइल को देखते हैं और कहते हैं ये तो ऐसे मिशन पे जाता था जहाँ उसके बचने के चांसेस ना के बराबर है, ये तो सुसाइड करने जैसा है या फिर ये कोई फॉल्स रैंकर है। तभी जिनचुल कहता है कि अभी तक के जिन हंटर्स के साथ वो रेड पे गया है उसे देखा जाए तो ये पक्का है कि वो कोई फॉल्स हंटर नहीं है। मिस्टर बो कहते हैं कि इसके 4 साल के रिकॉर्ड्स को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि उसकी इस रैंक की अवेकनिंग पहले से ही हो गई हो। जिनचुल कहता है कि अगर ऐसा होता तो वो अपने साथियों को डबल डंजन में मरने के लिए नहीं छोड़ता। ये कहते हुए उसे वो बात याद आती है जहाँ जिन्हों ने उसे कहा था कि उसने डंजन के अंदर के बिस्ट को नहीं मारा था। मिस्टर बो कहते हैं कि उसे लगातार घाव लगने के बाद भी वो डंजन में जाता रहा। जिनचुल कहता है वो इसे छोड़ नहीं सकता था क्योंकि उसे उसकी माँ के हॉस्पिटल की फीस भरनी थी। मिस्टर बो कहते हैं कि आज के दिन में ऐसा कोई हो इसके बहुत कम चांसेस हैं। उसके पिता के गायब होने के बाद वो खुद ही अपनी बीमार माँ और अपनी छोटी बहन का ख्याल रख रहा है। तभी जिनचुल कहता है कि मिस्टर बो मुझे अभी पता चला है कि जिन्होंने एक रेड टीम को ज्वाइन किया है। मिस्टर बो कहते हैं कि अभी से। जिनचुल कहता है हाँ वो हंटर गिल्ड का पार्ट है। ये सुन के मिस्टर बो हैरान हो जाते हैं। वो मन में सोच रहे थे कि क्या उसने बस अभी तक बड़ी बड़ी बातें ही की है, वो जरूर हंटर गिल्ड के ज्यादा पेमेंट देने के लालच में आ गया होगा। लेकिन तभी जिनचुल कहता है कि जितना मुझे पता चला है वो माइनिंग टीम में ज्वाइन हुआ है, ना कि स्ट्राइक स्क्वाड में। और ये सुन के मिस्टर बो फिर से हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि इस रैंक का हंटर वो भी माइनिंग टीम में आके वो करना क्या चाहता है। आगे हम देखते हैं कि
माइनिंग स्क्वाड का लीडर जिन्नू से पूछता है कि क्या तुम ई रैंक के एंटर हो। जिन्नू कहता है हाँ। वो लीडर आगे जिन्नू को पूछता है कि तुम्हें इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है। जिन्नू बताता है मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। फिर वो जिन्नू से एक आखिरी सवाल पूछता है कि तुम किस क्लास के हो। जिन्नू कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत सारे हंटर्स है, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब हमारी जाने की बारी आएगी तो उनके साथ चले जाना और अपने हथियार को लेना मत भूलना। जिन्नू कहता है हाँ ठीक है। आगे हमें बताया जाता है कि हाई रैंक के जो डेंजर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो एक स्ट्राइक स्क्वाड की टीम सब कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए काम अलग अलग टीम में बांटा जाता है। स्ट्राइक स्क्वाड मैजिक बीस्ट से लड़ते हैं, माइनिंग टीम क्रिस्टल को माइन करते हैं और हॉलिंग टीम बीस्ट की लाश को कलेक्ट करते हैं। माइनिंग टीम और हॉलिंग टीम को डंजन के अंदर तब भेजा जाता है जब सारे बीस्ट मर जाते हैं, सिर्फ बॉस को छोड़ के। यहाँ पे काफी सारे वर्कर्स होते हैं क्योंकि डंजन के अंदर इलेक्ट्रिक मशीन काम नहीं करती, इसीलिए पुराने तरीके से काम करना पड़ता है और हर हथियार पे मैजिक लगा हुआ होता है। जिन्नू एक मैजिक से लगा हुआ पिकेक्स को ले लेता है। जिन्नू भी ए रैंक के गेट के अंदर जाने के लिए एक्साइटेड था। आगे हम देखते हैं कि डंजन के अंदर और किसी की नहीं बल्कि चोइजोंग की स्क्वाड थी। चोइजोंग कहता है कि ये डंजन मैंने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा बड़ा है और यहाँ ज्यादा टाइम लगेगा, उसकी वजह से दूसरी टीम का शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने काफी बड़े बड़े बीस्ट आ जाते हैं। चोइजोंग अपने फायर मैजिक को यूज करके सबको खत्म कर देता है। फिर वो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करने जा रहा होता है, इसीलिए अपने साथियों को शील्ड लगाने को कहता है और उस अटैक की वजह से सारे बीस्ट खत्म हो जाते हैं। फिर वो अपने साथियों को सेफली बाहर ले जाता है और उधर हम मिस चा को देखते हैं। चोइजोंग उसे कहता है कि जेली हुई गन से बच के रहना, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नाक ज्यादा सेंसिटिव है। बाहर सब स्ट्राइक स्क्वाड का आने का इंतजार कर रहे होते, वो बाहर आ जाते। जिन्नू देखता है कि वो चोइजोंग है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। फिर डंजन से दूसरी कमांड की फोर्स भी आ जाती है और साथ एस रैंक की मिस चा इन भी आ जाती है। जिन्नू मिस्टर चा को देख के मन में कह रहा होता है कि शायद ही इसकी जैसी कोई वुमन इस दुनिया में होगी, वो चोइजोंग या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, शायद वो मिस्टर गो की लेवल की है। तभी मिस चा जिन्नू की तरफ देखती है, उसे एक स्ट्रांग प्रेजेंस महसूस होती है, उसे मिस्टर गो की लेवल की लग रही होती है, पर अचानक से वो प्रेजेंस गायब हो जाती है। जिन्नू कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसके सेंसेस इतने शार्प होंगे। फिर माइनिंग स्क्वाड का लीडर कहता है कि चलो हमारी बारी है। वो सब डंजन के अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें ए रैंक के डंजन के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। ए रैंक का गेट काफी बड़ा होता है, किसी भी गेट की रैंक डंजन के अंदर की बीस्ट के रैंक से नहीं होती, वो गेट के माना की एनर्जी से तय की जाती है। ए रैंक के गेट से काफी ज्यादा माना की एनर्जी आती है, इसीलिए वो काफी बड़े होते हैं। इसे हमें ये पता चलता है कि गेट की रैंक दो फैक्टर से तय की जाती है, एक गेट का साइज और दूसरा गेट का माना। अगर काफी सारे लो रैंक के बीस्ट भी हो तो वो भी गेट के माना की एनर्जी को बढ़ा देते हैं। उनके माना का लेवल इतना नहीं होता कि वो ए रैंक के गेट के अंदर हो, क्योंकि काफी सारे लो रैंक के बीस्ट सिर्फ बी रैंक के गेट में होते, वो ए रैंक के गेट के अंदर नहीं पाए जाते। ए रैंक का गेट या उसके ऊपर वाले गेट में सिर्फ हाई रैंक के बीस्ट ही होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जिन्नू गेट के अंदर आ चुका था, उसे डंजन के अंदर से हवा के झोंके जैसा महसूस हो रहा था, लेकिन वो समझ जाता है कि ये कोई हवा का झोंका नहीं है, ये माना की एनर्जी है जो बॉस से आ रही है। माइनिंग टीम के कुछ बंदे कह रहे होते हैं कि लीडर ने आखिर उस ई रैंक के हंटर को क्यों लिया है, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं होगी कि वो कुछ कर पाए। जिन्नू उनकी बातें सुन लेता है और वो मन में कहता है अच्छा तो ई रैंक वालों की औकात हर जगह सेम है, छोड़ो वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा देर के लिए नहीं हूँ। तभी वहाँ पे एक काफी तगड़ा मेंबर आता है और वो आकड़ के जिन्नू से कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, ये रास्ता काफी ज्यादा छोटा है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। तभी जिन्नू उसकी तरफ रेज वाली आंखों से देखता है, उससे उस मेंबर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो घबराते हुए वो जिन्नू से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम रुको ऐसे ही, सॉरी मुझे माफ कर देना। जिन्नू वहाँ से निकल जाता है। वो मेंबर कह रहा होता है कि क्या सच में वो एक एस रैंक का था। फिर हम देखते हैं कि हर कोई अपना अपना काम कर रहा था। आगे हमें पता चलता है कि हाई रैंक के गेट के हाई रैंकिंग बीस्ट डेड बॉडी भी काफी कीमती होती है, उसके बोन लेदर और मीट ये सारे आरटीएस कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। जब गेट के अंदर से सब कुछ कीमती सामान निकाल दिया जाता है उसके बाद बॉस को मार दिया जाता है और वो गेट बंद हो जाता है। माइनिंग टीम का लीडर जिन्नू से कह रहा होता है कि तुम इसे देख के थोड़ा सा हैरान हो गए होगी क्योंकि तुम पहली बार ए रैंक के गेट में आए हो। जिन्नू भी कहता है हाँ, यहाँ के बेस्ट मैंने जितना सोचा था उससे भी बड़े है। जिन्नू उन्हें पूछता है कि स्ट्राइक स्क्वाड तो बाहर आ गई है, भले ही उन्होंने सारे बेस्ट को खत्म कर दिए लेकिन बॉस तो अभी भी जिंदा है। लीडर बताता है कि बॉस को मारने से डंजन बंद हो जाएगा, इसीलिए बॉस को तब तक नहीं मारा जाता जब तक हॉलिंग टीम और माइनिंग टीम का काम खत्म
नहीं होता। जिनू उनसे पूछता है कि अगर बॉस अपनी जगह से यहाँ पे आया तो क्या करेंगे। लीडर बताता है इसके चांसेस तो ना के बराबर है, लेकिन ऐसा होता है तो सभी डंजन के अंदर जो है वो मर जाएंगे। क्या आपको डर नहीं लगता? लीडर बताता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अंडर गिल्ड के लिए 3 सालों से काम कर रहा हूँ, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। जिनू को उस बॉस के माना के वेव्स महसूस हो रहे थे। वो हैरान था कि चोएजांग और मिक्चा ऐसे मॉन्स्टर को मारने वाले। साथ ही वो दूसरी ए रैंक की टीम से भी इम्प्रेस हो जाता है। लो रैंक के होने के बावजूद वो बड़ा काम करते हैं, इसीलिए सब लोग सेफली रेड को पूरा करते हैं। वो साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम को बनाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग टीम इसीलिए नहीं बनाते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है, उनकी स्किल्स, नॉलेज, काफी सालों का एक्सपीरियंस उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। आगे जिनू माइनिंग करने लगता है और उसे देख के लीडर के साथ उसके बाजू वाला एक मेंबर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये नो सिकिया तो नहीं लग रहा, क्या सच में ये ई रैंक का हंटर है? फिर उनका लंच टाइम हो जाता है। वो जिनू से पूछता है कि क्या तुम नहीं आ रहे? जिनू कहता है कि भाई इधर ही ठीक हूँ, मेरे यहाँ आने से पहले ही खाना खा लिया था। फिर सारे लोग चले जाते हैं। जिनू कहता है कि आखिर अब मैं यहाँ पे अकेला हूँ, इस मौके को नहीं गवा सकता, मेरे पास 1 घंटा है, मैं बस जरा जाके देखता हूँ कि बॉस क्या है। जिनू बॉस के रूम में आ जाता है। हालांकि वो अभी भी बॉस से काफी ज्यादा दूर था, लेकिन वो बॉस को देखता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, मैं कह सकता हूँ कि ये मीट से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिनू अपने डैगर को निकालता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं इसे खत्म कर सकता हूँ, हालांकि मैं वो नहीं हूँ जिसे अभी इस बॉस को खत्म करना चाहिए। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए? मैंने उसे आ रहा है तो गेट बंद हो जाएगा और अंडर गिल्ड को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है। वो जिनू से कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। यहाँ पे सोलो लेवलिंग का सीजन 2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट सीजन बहुत जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना कि आखिरकार जिनू को किसने आवाज दी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। बाय बाय।